हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम। हम इस YouTube चैनल के सहायता से आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है छत्तीसगढ़ का इतिहास। इस विषय से अक्सर हमको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उनका जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि इसके जो प्रश्न होते हैं थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। इसलिए हमें यह टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसे बार बार पढ़ के अब इसका अभ्यास करना है ताकि हम आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं इसमें छत्तीसगढ़ के प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो आइए मैं आपको ये बता देता हूँ। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा वीडियो, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज मैं सिर्फ इन 6-7 टॉपिकों पे आपको बताऊँगा। पहले मैं परिचय और नामकरण बताऊँगा, फिर प्रागैतिहासिक काल बताऊंगा छत्तीसगढ़ का, वैदिक छत्तीसगढ़, मौर्य काल और सातवाहन काल, वाकाटक और गुप्त काल में जो भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का परिचय। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था और इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में मिला है। ये मैं आपको वैदिक जब पढ़ूंगा, वैदिक काल छत्तीसगढ़ का, उसमें मैं आपको बताऊंगा। 6वीं और 12वीं शताब्दियों के बीच बहुत सारे शासकों ने इस पर शासन किया, जिनमें से पांडुवंशी, नागवंशी और सोमवंशी मुख्य थे। कलचुरियों ने इस क्षेत्र पर 1875 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक राज्य किया। 1741 से 1854 ईस्वी तक यह मराठों के शासन के अधीन था। मतलब पहले कलचुरियों ने शासन किया, उसके बाद मराठों ने शासन किया। फिर 1854 से 54 में अंग्रेजों ने आक्रमण किया और अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हुआ, जिन्होंने रायपुर को राजधानी बनाना ज़्यादा उचित समझा रतनगढ़ के बजाय। पहले रतनगढ़ राजधानी थी, बाद में रायपुर राजधानी हो गई। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि शासन छत्तीसगढ़ पे पहले कलचुरियों ने किया, फिर मराठों ने, फिर अंग्रेजों ने। ये प्रमुख थे, वैसे छोटे छोटे बहुत सारे शासन थे लेकिन यहाँ प्रमुख थे कलचुरियाँ और अंग्रेज और मराठा। हम एक एक के बारे में डिटेल्स में इसको अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। 1905 में संबलपुर बंगाल में चला गया और सरगुजा बंगाल से छत्तीसगढ़ में आ गया। ये अंग्रेजों ने किया था और इस प्रकार फिर 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, जो कि हमारा देश का 26वां राज्य है। अब हम इसके नामकरण में आ जाते हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ राज्य के नामकरण में के संबंध में बहुत तरह तरह के मत हैं। हर इतिहासकार का अपना एक अलग मत है, बट जो ब्रिटिश इतिहासकार है J.B. बेगलर, इनके मतानुसार इस क्षेत्र का वास्तविक जो नाम था वह छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ था, ना कि छत्तीसगढ़। उनके अनुसार जरासंघ राज्य क्षेत्र के दक्षिण की ओर 36 दलित थे, चरमकार जिन्हें कहा जाता है। उनके परिवारों ने घर बसाया हुआ था जिसे छत्तीसगढ़ कहा जाता था। यही छत्तीसगढ़ धीरे धीरे छत्तीसगढ़ बन गया। कई इतिहासकारों के अनुसार, जो कि बहुत सारे इतिहासकारों की यही मान्यता है कि जो कलचुरी शासक हैं राजपूत, इनके साम्राज्य क्षेत्र में 36 गढ़ थे। गढ़ को तब दुर्ग कहा जाता था, दुर्ग को तब गढ़ कहा जाता था। राज्य में रतनपुर शाखा में 18 गढ़ थे और रायपुर में 18 गढ़ थे। दोनों को मिलाकर छत्तीसगढ़ कहा जाता था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। और यही मान्यता सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मान्यता प्रचलित यही है कि छत्तीसगढ़ों के आधार पर इस राज्य को छत्तीसगढ़ राज्य पड़ा। अब हम देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। जैसा आप जानते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रागैतिहासिक काल के जो प्रमाण मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल मतलब इंग्लिश में होता है प्री हिस्टोरिक। मतलब प्रागैतिहासिक शब्द का मतलब होता है जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं हो, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्री हिस्टोरिक। तो हम उसके बहुत सारे प्रमाण हम छत्तीसगढ़ से भी प्राप्त करते हैं, प्रागैतिहासिक छत्तीसगढ़ से। जब मनुष्य कंदराओं में निवास करता था, गुफाओं में निवास करता था, तो उन गुफाओं में वो बहुत सारे चित्र बनाता था, तो यह उसका एक प्रमाण है। इसके अलावा बहुत सारे औजार मिले हैं और स्मारक मिले हैं जो कि छत्तीसगढ़ में है, यह भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है छत्तीसगढ़ के अवशिष्ट का।
रायगढ़ जिले के सिंघनपुर तथा काबरा की पहाड़, इनमें जो शैल चित्र अंकित है ये इसके उदाहरण है। इस चित्रकारी में जो सिंघनपुर की चित्रकारी है यह गहरे लाल रंग की है और इसमें शिकार का अंकन किया गया है। काबरा के पहाड़ी पे भी लाल रंग से चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पे पशुओं और प्रतीकात्मक चित्र बनाए गए हैं। यह जो लाल रंग से चित्रकारी की गई है यह कई बार रंग भी पूछता है कि इन जगहों पे किस रंग से चित्रकारी की गई है, तो आपको ये लाल रंग याद रखना है। सिंघनपुर और काबरा के पहाड़ियों में जो कि प्रागैतिहासिक काल के गुफाओं में जो चित्रांकन किया गया है वो गहरे लाल रंग से किया गया है। आइए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। इसमें हम राजनांदगांव के चितडोंगरी और रायगढ़ के समीप बसनाझर, ओंगना, कर्मागढ़, लेखापड़ा, इसमें भी शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। यह नाम आपको थोड़ा सा अच्छे से बार बार पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको याद हो जाएगा। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए। राजनांदगांव के चितडोंगरी, रायगढ़ के समीप बसनाझर, ओंगना, कर्मागढ़, लेखापड़ा, यहाँ पे शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। अब सरगुजा के समीप रामगढ़ की पहाड़ी, जो कि वहाँ प्रसिद्ध गुफा है जोगीमारा, वहाँ पे जो चित्र मिले हैं वो अधिकांश जो चित्र हैं वो गेरुए रंग के हैं। तो यह भी यह रंग याद रखिए कि आप सरगुजा में जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जोगीमारा गुफा में गेरुए रंग का चित्र मिले। अधिकांश चित्र इनमें पशु पक्षी और वृक्षों के साथ जो वहाँ का सामाजिक जीवन जैसा था उस समय उसकी अभिव्यक्ति के चित्र हैं। अब पाषाण युग के पश्चात लौह युग जब प्रारंभ हुआ, अभी मैं पाषाण युग आपको अगले स्लाइड पे बताऊंगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पाषाण काल खत्म हो गया था तब लौह युग जब शुरू हुआ था, तब उस समय जो शव होते हैं उनको गाड़ने के लिए बड़े बड़े शिलाखंड बनाए जाते थे, उनका प्रयोग किया जाता था। इसे हम महापाषाण स्मारक के नाम से संबोधित करते थे, उसे महापाषाण स्मारक कहते थे। तो यह कहाँ है? यह दुर्ग के समीप कहरी, भादर, चिरचारी और सोरर में पाषाण के अवशेष मिले हैं। बस्तर क्षेत्र में भी अनेक काष्ठ स्तंभ मिले हैं, लकड़ी के स्तंभ जो वीर नायकों के सम्मान में स्थापित किए गए थे। यह मसेनार, डिलमिली और चित्रकूट में मिलते हैं। अब हम पाषाण काल देख लेते हैं। पाषाण काल में जो छत्तीसगढ़ के प्रमाण थे वो अभी किस जगह पे उपलब्ध हैं, तो हमने पढ़ने में आसानी करने के लिए इसे 5 भागों में विभक्त कर लिया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य युग, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल और लौह युगीन पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के जो प्रमाण हैं हमें छत्तीसगढ़ के महानदी घाटी और सिंघनपुर से मिलते हैं। मध्य युग के जो प्रमाण हैं वो कबरा के पहाड़ों से मिलते हैं। वैसे ही उत्तर पाषाण काल, महानदी घाटी, सिंघनपुर, धनपुर। नव पाषाण काल के प्रमाण अर्जुनी, चितवा डोंगरी, बोन टीला। लौह युगीन पाषाण काल करही बदर, चिर्रारी, सोरर और धनोरा। ये सारे नाम बोलने में थोड़े मुश्किल हैं, इसे आप निरंतर अभ्यास करते जाएंगे, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया है। जब एक एक करके याद रखिए आप। पूर्व पाषाण काल जब भी आपको बोला जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि महानदी घाटी और सिंघनपुर। इसे एक साथ मत याद कीजिए, आप इसे पूर्व पाषाण काल को अलग याद कीजिए। मध्य युग तो बहुत आसान है, जैसे ही मध्य युग के पाषाण काल के बारे में पूछा जाए तो कबरा का पहाड़ी आपको याद आना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। आप इसे बार बार 3-4 बार पढ़ेंगे, आपको ही फिर ये याद हो जाएगा। करही भदर, चिर्रारी, सोरर और धनोरा, ये लौह युगीन पाषाण काल के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम आते हैं वैदिक छत्तीसगढ़। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ कैसा था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वैदिक काल में 2 बड़े महाग्रंथ लिखे गए, रामायण और महाभारत। सबसे पहले हम रामायण के बारे में पढ़ेंगे। रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था। महाकाव्य रामायण के अनुसार कौशल राज्य के 2 भाग थे, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, पहले के मेरे वीडियोज़ में और इस वीडियो में भी पहले के स्लाइड्स में बताया है कि छत्तीसगढ़ जो है दक्षिण कौशल का हिस्सा था। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत, जो कि अभी अयोध्या है। दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। एक कथा के अनुसार राम ने 14 वर्ष का जो वनवास है उसका अधिकांश समय दंडकारण्य में बिताया।
जो ये दंडकारण्य है वह छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र है, जहाँ पे बस्तर, सुकमा ये सारे क्षेत्र आते हैं। जो अरण्य क्षेत्र है वह दंडकारण्य क्षेत्र है। एक जन मान्यता के अनुसार लौ और कुश का जन्म भी छत्तीसगढ़ में हुआ है। तुरतुरिया बारहवां पारा में हुआ था और राम के बाद लव ने उत्तर कौशल और कुश ने दक्षिण कौशल में शासन किया था। अब हम देख लेते हैं महाभारत, जिसे वेद व्यास जी ने लिखा था। महाभारत में कौशल क्षेत्र का उल्लेख प्राक कौशल या कौशल के रूप में मिलता है। मतलब महाभारत के काल में छत्तीसगढ़ को हम प्राक कौशल या कौशल के रूप में कहते थे। महाभारत में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कांतार कहा गया है। मतलब बस्तर का जो अरण्य क्षेत्र है, मतलब वही दंडकारण्य का क्षेत्र जहाँ पे बहुत वनों से पूरा सघन एरिया है, उसे हम अरण्य क्षेत्र कहते हैं। और महाभारत के समय में उसको कांतार कहा गया। ये जो एक एक पॉइंट वाले हैं, प्राक कौशल, कांतार, ये सब एग्जाम्स में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि महाभारत के समय में इसको क्या कहा जाता था। प्राक कौशल महाभारत में कहा जाता था कि रामायण में कहा जाता था। तो ये वन लाइनर्स क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। महाभारत के समय का जो ऋषभ तीर्थ है वो भी जांजगीर जिले के शक्ति के निकट है, शक्ति के निकट स्थित है। और दानवीर कर्ण के बारे में आपने सुना होगा। महाभारत में बहुत ही बड़ा वीर राजा था दानवीर कर्ण। उस कर्ण की विजय यात्रा और राजा नल शिशुपाल, इन दोनों के संदर्भ में कौशल का उल्लेख किया गया है। मतलब इन दोनों की जब आप कहानियाँ पढ़ेंगे इनके बारे में तो कौशल का जिक्र जरूर होगा। महाभारत काल में मणिपुर क्षेत्र का मुख्य केंद्र था। जो मणिपुर आज रतनपुर जो है, तब वो मणिपुर था। तो रतनपुर जो है क्षेत्र का मुख्य केंद्र था, जिसका शासक मोरध्वज था। सिरपुर महाभारत काल में चित्रांगदपुर कहलाता था। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरपुर का महाभारत काल में क्या नाम था? तो वह चित्रांगदपुर था, चित्रांगदपुर, जिस पर पांडुवंशी बब्रुवाहन का शासन था। तो आइए अब हम अगला देख लेते हैं। अब हम देखते हैं मौर्य काल। मौर्य काल जो है 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के दौरान था। इनके बीच में यहाँ पे मौर्य शासकों ने शासन किया। जो मौर्य सम्राट अशोक था, जिसे हम महान अशोक भी कहते हैं, उसने दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती में स्तूप का निर्माण करवाया था। मौर्य काल में 2 अभिलेख सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल में राजा अशोक ने बहुत सारे स्तंभ लेख, गुहा लेख, अभिलेख बहुत सारे लिखवाए थे बहुत सारी लिपियों में। उनमें से 2 अभिलेख हैं वह सरगुजा जिले से प्राप्त हुए हैं। सरगुजा जिले के निकट कबरा पहाड़ और सिंहनपुर की गुफाओं, सीता बोंगरा और जोगीमारा से ब्राह्मी लिपि में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जो मौर्यकालीन लिपि होती थी वो 4 लिपियाँ होती थी, 4 मतलब लिपि होती थी। एक ब्राह्मी होती थी, खरोष्टी होती थी, एक ग्रीक होती थी और एक अरमाइक होती थी। 4 लिपियों में मौर्य काल में अभिलेख लिखे जाते थे। उसमें से ब्राह्मी लिपि में जो 2 अभिलेख हैं वह छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए। तो छत्तीसगढ़ में 2 प्रसिद्ध गुफा हैं, सीता बोंगरा, यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी प्राचीन नाट्यशाला है, और जोगीमारा इसमें प्राप्त हुआ है। रायपुर जिले के तुरतुरिया से बौद्ध भिक्षुओं का एक विहार मिला है। इस विहार में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा आज भी है। अब हम देखते हैं सातवाहन काल। मौर्य काल के समाप्ति के बाद सातवाहनों ने दक्षिण कौशल पर अपना अधिकार जमा लिया। जो चीनी यात्री था हेन सांग, जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, हेन सांग आया था भारत भ्रमण पे। तो उसने अपनी यात्रा का विवरण अपनी पुस्तक में किया था, अपनी किताब में। उसका किताब का नाम था CU की। चीनी यात्री था इसलिए नाम ऐसा है CU की। उसने अपनी किताब में दक्षिण कौशल में सातवाहनों ने कैसा राज्य किया उस सब के बारे में अपनी किताब CU की में उल्लेख किया है। इस किताब के अनुसार दक्षिण कौशल की राजधानी के निकट एक पर्वत पर सातवाहन राजा, उस राजा का नाम था वरदत्त, ने एक सुरंग खुदवाकर प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक के लिए एक 5 मंजिला भव्य संघाराम बनवाया था। और इस बात की जो पुष्टि है, ये जो कहानी है, इस बात की पुष्टि हमें शक्ति के निकट बिलासपुर जिला से प्राप्त हुआ एक शिलालेख से होती है।
इस शिलालेख में इस बातें लिखी हैं, इससे ये बातें, इन बातों की पुष्टि होती है। जो सातवाहन नरेश था अपिलक, उसकी जो मुद्रा थी वो रायगढ़ जिले के बालपुर के निकट महानदी से प्राप्त हुई है। सातवाहन नरेश अपिलक की एकमात्र मुद्रा। सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर और चकरबेड़ा से प्राप्त हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता था कि उन दिनों बिलासपुर काफी समृद्ध था। अब हम पढ़ लेते हैं वाकाटक काल। वाकाटक काल, अब सातवाहनों के बाद वाकाटक ने दक्षिण पथ पे पूरा कब्जा जमा लिया, उन पे अपना राज्य स्थापित कर लिया। और वाकाटक जो नरेश था प्रवरसेन, वो विस्तारवादी था। वह अपना जो साम्राज्य है उसको फैलाना चाहता था और उसने पूरे दक्षिण कौशल पे अपना अधिकार जमा लिया था और छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल में ही था। और उस राजा प्रवरसेन के मरने के बाद गुप्तों ने, मतलब जो गुप्त साम्राज्य आया, उसने दक्षिण कौशल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। परंतु जो वाकाटक एक और राजा है, उसका नाम नरेंद्र सेन है, उसने उसको हराया और फिर से वाकाटकों की प्रभुसत्ता को स्थापित कर दिया दक्षिण कौशल में। अब उस समय एक नल संघर्ष हुआ जिसमें वाकाटक नरेश, जो वाकाटक राजा थे, वो बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में राज्य करने वाले नल शासकों से संघर्ष करना पड़ा। मतलब बस्तर में कोरापुट क्षेत्र में नल राजवंश रहते थे, जैसे वाकाटक राजवंश है वैसे नल राजवंश रहते थे, उनके बीच संघर्ष हुआ, तो उसको हम नल संघर्ष कहते हैं। अब हम देख लेते हैं गुप्त काल। जिस समय दक्षिण भारत में वाकाटक शासन कर रहे थे, उसी समय उत्तर भारत में गुप्त शासन कर रहे थे। और समुद्रगुप्त जो था, गुप्त साम्राज्य का, गुप्त काल का सबसे महान शासक था और वह भी साम्राज्यवादी था। वह भी अपने साम्राज्य का, गुप्तों का पूरा विस्तार करना चाहता था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने समस्त उत्तर भारत को जीतने के लिए दक्षिणा पंथ की विजय यात्रा की। उसने पूरे दक्षिण भारत को जीतने के लिए शुरुआत जो की वह दक्षिण भारत से की, दक्षिण कौशल से। और दक्षिण कौशल में उस समय महेंद्र और महाकांत, ये दो जगह थे जो बस्तर और सिहावा का वन प्रदेश था। तो उन्होंने उनको पराजित किया। किनको? व्याघ्रराज को। वहाँ के जो राजा थे व्याघ्रराज, उनको हरा कर इन दोनों जगह पर राज किया। गुप्तकालीन छत्तीसगढ़ के बानवरद से प्राप्त होते हैं। बानवरद दुर्ग जिले में है। दुर्ग जिले से गुप्तकालीन सिक्कों से इस बात की पुष्टि होती है कि छत्तीसगढ़ गुप्तों के अधीन था। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास का पहला पार्ट। अब हम इसके दूसरे पार्ट में जाएंगे। मैं अगला वीडियो इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा, जिसमें हम कलचुरियों, मराठों और अंग्रेज़ों के शासन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी इस छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो, या आप चाहते हैं कि आपको किसी विशेष टॉपिक पे, किसी विशेष विषय पर आपको कोई वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए। कमेंट करने से पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लिए मेरे वीडियो चैनल, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम। थैंक यू।